गुड मॉर्निंग ओमकार। गुड मॉर्निंग अभिषेक। के तो आज हमें डिस्कशन करना है ट्रिग्नोमेट्री। तो आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। जब तक कि बाकी लोग कनेक्ट हो रहे हैं आप लोग ग्रुप पे अपने डाउट्स लिख सकते हो। तो पहले हम 1 to 10 में डिस्कशन कर लेते हैं। 1 to 10 में जो डाउट्स हैं आप अपने लिख दो इधर। ट्रिग्नोमेट्री डिस्कशन का क्लास रहेगा आज। पहले हम लेवल 1 की बात कर रहे हैं। बोलो जिसका भी जो भी डाउट है लेवल 1 में, बोलो एक बार। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले किसी को डाउट है तो बताओ एक बार। मैं वेट कर रहा हूँ जब तक कि सब लोग कनेक्ट हो जाएं। एक बार सब कनेक्ट होंगे तो क्लास फिर स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट टाइम भी होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 से पहले जो डाउट है वो बताओ। भेज देता दे दूं, घर से गया था। नहीं तो क्या किसी ने भी डाउट नहीं भेजा अभी तक? पता नहीं तुम लोगों ने सॉल्व किया है या नहीं।
काफी देर से वेट कर रहा हूँ आप लोगों ने, लेकिन डाउट नंबर नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 11, 19, 21। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। बाकी लोगों को मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है क्या? एक बार कंफर्म करो, बाकी लोग सबको सबको प्रॉब्लम आ रहा है क्या? ओके, क्लियर है। ठीक है। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं बता रहा है तो मान लेते हैं फिर किसी को भी डाउट नहीं है। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ज्यादा वेट नहीं करूंगा मैं। जिनको नहीं बताना है अपने डाउट मत बताओ। ठीक है, फिर जिनको जिनको डाउट है। ठीक है, तो 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले किसी का कोई डाउट नहीं है, काफी टाइम दे दिया मैंने। जिन लोगों ने सॉल्व किया होगा वही बता रहे हैं अपने डाउट। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। तो 11 में क्या बताया जा रहा है? साइन ए, कॉस ए एंड टेन ए आर इन जीपी। अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको जीपी नहीं आता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जीपी क्या होता है, नहीं जीपी बताने जाएंगे तो फिर फालतू टाइम जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को, क्योंकि इसमें जीपी यूज हो रहा है। जब आप लोग जीपी पढ़ लोगे तब सॉल्व कर लेना फिर इस क्वेश्चन को। तो अभी मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। इरेज करने का ऑप्शन है क्या? ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलो 9 देख लेते हैं। चलो 9 से स्टार्ट करते हैं। 9th में क्या दिया है? टेन अल्फा बाई टू एंड टेन बीटा बाई टू आर द रूट्स ऑफ दिस, देन फाइंड। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। इसमें क्वेश्चन में दिया है टेन अल्फा बाई टू एंड टेन बीटा बाई टू। एक इक्वेशन दी है, उसके ये रूट्स हैं। तो वहां से हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट बता सकते हैं। एक इक्वेशन दी है, मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ पे। 8x² माइनस 26x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन दी है जिसके ये रूट्स हैं। तो यहाँ से हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट बता सकते हैं इक्वेशन में देख के। तो सम ऑफ रूट आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 26/8। अगर इसको कैंसिल करने जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट में कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट में आ जाएगा सी अपॉन ए, मतलब 15/8। तो ये आ गया। फिर हमें क्या फाइंड करना है? हमें कॉस अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ओके, कॉस अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है ना। ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं। एक एंगल है हमारे पास अल्फा बाई टू और एक एंगल है हमारे पास बीटा बाई टू। तो मैं ऐसे करता हूँ, टेन अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू, ये फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा? टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन बीटा बाई टू डिवाइडेड बाय, ये अल्फा है, गलती से ए लिख दिया था, 1 - 10 अल्फा बाई टू इंटू 10 बीटा बाई 2, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन जाएगा इसमें।
टेन ए प्लस टेन बी का फॉर्मूला लगाया मैंने, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ओके, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से 26/8 यूज कर लेता हूँ मैं, और इसकी वैल्यू मिल जाएगी मुझे यहाँ से 1 माइनस 15/8। 8 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 26/8 माइनस 15। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, 10 अल्फा प्लस बीटा बाय 2। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास, ये माइनस करोगे तो -26/7। अब मुझे इस ये पता है और ये निकालना है, तो अगर मैं इसको थीटा मानूं तो ये टेन थीटा की वैल्यू हो गई। इस एंगल को अगर मैं थीटा मानता हूं तो ये एंगल इसका डबल है, तो इसका मतलब ये हुआ मुझे यहाँ पे cos 2 थीटा फाइंड करना है, और मुझे टेन थीटा पता है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों को याद नहीं होगा फॉर्मूला, तो भी आप देख सकते हो नोट्स में, ये फिर धीरे धीरे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा की वैल्यू है ये, इसका स्क्वायर आप कर लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और स्क्वायर करके कैलकुलेट करके आंसर चेक करो, आंसर मैच करता है क्या। ओके, यहाँ पे स्क्वायर करो और फिर आंसर चेक करो, आंसर मैच करता है क्या। बाकी इसको नोट कर लो, ये कुछ तो हो जाएगा। 26 का स्क्वायर कितना होता है, आई थिंक 676 होता है, अगर मैं सही हूँ तो 676, और इसमें से माइनस करेंगे तो 675 आएगा, और नीचे कितना आएगा 676 प्लस 49, मतलब ये हो जाएगा 725। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना आप लोग, कैंसिल करके देखो आंसर मैच करता है क्या। 627। ओके, 49 इधर है ना, ठीक है। 49 माइनस 676, ओके आई थिंक 627 आएगा यहाँ, ठीक है आप सही कर लो उसको। 627 आएगा यहाँ पे, आप एक बार ठीक करो इसको, और फिर ये कैंसिल करके देखो, कैलकुलेशन करके आंसर मैच करता है क्या। ठीक है, नोट हो जाए तो बता देना मुझे, एक बार आंसर की में जाके एक बार आंसर कंफर्म कर लेना। ओके ठीक है,
ठीक है, आंसर सही आ रहा है। नोट कर लिया क्या सबने? मैं रब करूँ इसको और रब नहीं करते, नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ मैं। ओके, बोलो नेक्स्ट पेज पे जाए क्या? ओके चलो। सर 10 में कॉट से मल्टीप्लाई करना है क्या? हाँ, 10th वाला अच्छा क्वेश्चन है, किसी ने पूछा नहीं। चलो 10th वाला डिस्कस कर लेते हैं। देखो 10th वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया है, ध्यान से देखना इधर, साइन थीटा वन प्लस, जिन लोगों ने सॉल्व किया होगा उन्होंने सॉल्व कर लिया होगा, बाकी लोगों ने सॉल्व किया ही नहीं होगा, इसीलिए शायद 10th में डाउट नहीं पूछा है। इसकी वैल्यू हमें 3 दी गई है। एक चीज हम जानते हैं और हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। एक चीज हम जानते हैं कि साइन थीटा हो कॉस थीटा हो, ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी। तो अगर ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो अगर ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है 3। बोल रहे हैं इन तीनों को ऐड करके 3 लाओ। अगर समझो ये 1 से छोटा हुआ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो फिर इनका एडिशन 3 कैसे आना? क्योंकि ये 1 से ज्यादा होने को तैयार नहीं है, ये भी 1 से ज्यादा होने को तैयार नहीं है। तो आप समझ रहे हो क्या? मतलब ये ऐसा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसे ही आपकी नॉलेज चेक करने वाला क्वेश्चन है। तो ये 1 से अगर कम हुआ, इनमें से एक भी 1 से कम हुआ तो ये 3 नहीं हो पाएगा, क्योंकि दूसरा कोई टर्म 1 से ज्यादा होगा नहीं। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए। मतलब एक ही कंडीशन में ये कंडीशन ट्रू हो सकती है, जब तीनों एंगल पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 हो जाए। तो अगर ऐसा हुआ तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और आंसर भी जीरो। कार्तिक समझ में आ गया होगा आपको? कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी आईआईटी में, बेवकूफ बनाने वाले क्वेश्चन। आपको लगता है, आपको लगेगा ये क्या है, साइन में इक्वेशन दी है, कॉस में कन्वर्ट करना है, फिर आप सोचोगे क्या कर सकते हैं, खतरनाक वाला दिमाग लगाओगे, इधर उधर ट्राई करोगे, 2 4 पेज बर्बाद कर दोगे। तो ऐसा कभी कभी आईआईटी वाले ऐसा कर देते हैं, चीटिंग कर देते हैं हमारे साथ। तो वो आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि हाँ बीच बीच में ऐसा भी होता है, तो आपका दिमाग उसे अडेप्ट कर लेगा। तो आप एक बार बैक ऑफ माइंड में ध्यान दे दिया करो कि ये चीटिंग वाला क्वेश्चन तो नहीं है। पता चला हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं और हम बेवकूफ बन गए क्वेश्चन को देख के। तो वो भी होता है, कभी कभी टाइम वेस्ट हो जाता है, क्वेश्चन बहुत ही फालतू का होता है। ठीक है चलो, ये 10th की बात हो गई, अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर नहीं 11 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 क्वेश्चन हमने ऊपर सॉल्व किया है, जहाँ पे ये असाइनमेंट पड़ा था, असाइनमेंट नंबर शायद 9 है, उसमें ये सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 2, क्लास असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी मुझे ये डाउट है कि वहां आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, आपने मुझसे डाउट नहीं पूछा था, पर आज आपका सॉल्व नहीं हुआ है। उसका रीजन सिर्फ ये है क्योंकि दिन हो चुके हैं, मतलब 8 10 दिन हो चुके हैं, तो आप ये भूल गए हो कि ये कैसे सॉल्व करना है, और ये फॉर्मूला भी आपके दिमाग से स्लिप हो गया है, तो इसलिए आपका ये सॉल्व नहीं हो रहा है। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 10 to 100 को हम 10 20 लिख सकते हैं, 180 से 20 ज्यादा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में से प्लस आएगा। cot थीटा माइनस tan थीटा का फॉर्मूला होता है, और ऊपर जाके देखो 2 cot 2 थीटा, 2 cot 2 थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, tan और cot का प्रोडक्ट 1 होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो 2 आंसर आएगा। सेम 15th क्वेश्चन है, वो भी हमने ऊपर सॉल्व किया है, पर दिन हो गए इसलिए आप भूल गए हो, कोई बात नहीं। sin 3 sin, इसीलिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्योंकि हम भूलते जाते हैं चीजों को। sin 2 sin 3 sin 5 इनका प्रोडक्ट, एक दिन मैंने आपको बताया था 2 कहाँ पे आता है, एक बार हम लिख लेते हैं, यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे 1.5 आता है, और यहाँ पे 3.14 है, यहाँ पे कितना है 4.7 के आसपास आएगा, 1 2 3 4 आई थिंक 5 यहाँ आएगा, अगर ये मैंने डाटा सही लिखा है तो 3 पाई बाई 2, हाँ ठीक है सही लिखा है। तो ये हो गया पॉजिटिव, और ये हो गया पॉजिटिव, और ये 5 यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो गया नेगेटिव, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ गया नेगेटिव।
इसके बाद डाउट पूछा है आपने, कौन सा पूछा है, 19 और 21, बाकी सब आपके सॉल्व हो गए। चलो 19 और 21 की बात कर लेते हैं, इसके बाद ये नोट हो जाए तो मुझे बता देना। सर फिर से क्या, फिर से बताऊं मैं इसमें कार्तिक, मतलब क्या चीज समझ में नहीं आई आपको इसमें? ओके, तो मैं इसमें ये बोल रहा था कि ये डाटा हमें पता है, यहाँ पे आता है एंगल 0 और ऊपर यहाँ पे आता है एंगल π/2। π/2 कितना होगा, 3.14। पाई की जो रेडियन में वैल्यू होती है 3.14 होती है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो इतना आएगा। फिर यहाँ पे पाई आता है, पाई मतलब 3.14, यहाँ पे आता है 3π/2 मतलब 4.7 हो जाएगा वो अप्रॉक्स में। तो 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा। रेडियन में ये एंगल है, तो क्योंकि 2 और 3 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो साइन का जो, मतलब इसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, इसका भी पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव होगा, क्योंकि ये जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो तीनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें डाटा मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा। तो वही पूछ रहा है, जो डाटा आएगा उसका साइन क्या है। ठीक है, चलो फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। चलो आई थिंक नोट कर लिया होगा ये आपने। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाता है। तो 19 में क्या है, 10π/3 प्लस 2 हाँ, प्लस 4 प्लस 8 चलो ध्यान से देखना इधर, ये तो हो गया √3 प्लस 2 मतलब π/3 से कम है तो -√3। π/3 से कितना कम है, 1 ही कम है, तो π/3 का मैग्नीट्यूड आएगा, और क्योंकि ये कम है पाई से, 3 से ये कम है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, इसलिए नेगेटिव। अब ये कितना ज्यादा है, 3 से 1 ज्यादा है, तो मैग्नीट्यूड वाइज √3 आएगा, और ये ज्यादा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो प्लस आएगा। 8π/3 मतलब ये कितना हो गया, 6 पे ये 2 पाई बन जाएगा, 2 पाई से कितना ज्यादा है, 10 2π/3। 6 मतलब 2 पाई हो गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 का मतलब साइन पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये कितना हो गया, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3√3 प्लस 8, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का √3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू अभी हमने यहाँ कैलकुलेट की थी, तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये 3, तो -5√3 आएगा। ये ऑप्शन में है क्या, हाँ यस, ए ऑप्शन में है, नोट कर लो इसको। कार्तिक आप 20 वाला क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, ये हमने 2-3 बार डिस्कस किया है। मुझे भी याद है लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था, तब कम से कम 2 बार, मैंने 3 बार डिस्कशन किया था सेम क्वेश्चन को। आपने बोला था तो फिर से बताओ, तो फिर से बताओ। एक बार स्लाइड भी हमारा चला गया था, तो फिर से मैंने एक बार दूसरे स्लाइड फिर से रिपीट किया था।
बस वहां पे क्यूब है, सारे वैल्यूज का क्यूब लगा लो। मुझे लगता है क्यूब लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस वाला प्लस रहेगा, माइनस वाला माइनस रहेगा। तो जो कैंसिल पहले हो रहा है तो वो अभी भी कैंसिल होंगे, सेम सॉल्यूशन रहेगा। मुझे तो नहीं लगता सॉल्यूशन में कुछ भी चेंज आएगा। ऊपर वाला सॉल्यूशन उठा के पेस्ट कर दो तो आंसर आएगा, उसका क्यूब हो जाएगा बस लास्ट में। ओके ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ये नोट हो गया क्या? ओके चलो, एक ही लाइन है, लिख ली होगी आपने। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं, ठीक है चलो। 21 में क्या है, sec a माइनस टेन ए, इधर लिखता हूं मैं, sec a माइनस टेन ए, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, sec b माइनस टेन बी, फिर क्या है, sec c माइनस टेन सी। ये डाउट आ गया? ये डाउट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है चलो, मैं एक बार समझा देता हूँ इसको। चलो, तो इसमें हम रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। आपको ये पता है कि ये एक दूसरे के, ये वाला टर्म इसका रेसिप्रोकल है, ये वाला टर्म इसका रेसिप्रोकल है, ये वाला टर्म इसका रेसिप्रोकल है। मतलब इन तीनों का जो प्रोडक्ट आएगा और इन तीनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो क्या मतलब, इसका क्या मतलब है? मतलब मैं बोलूं x इक्वल्स टू वन बाई एक्स, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का एक ही मतलब है, x की वैल्यू या तो वन होगी या तो फिर माइनस वन होगी। अदरवाइज तो ये चीज कैसे पॉसिबल है? इधर जो नंबर लिखा है और इधर जो नंबर लिखा है दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो तभी पॉसिबल है जब या तो x वन हो जाए या तो माइनस वन हो जाए। क्या समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से? तो इसमें क्या समझा, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। कुछ लिखने के लिए ही नहीं, ये तो वैसा ही फालतू का क्वेश्चन पूछा गया। ओके ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार बोलो मुझे, क्योंकि इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा मैं इसमें क्या समझाऊं। कुछ है ही नहीं समझाने के लिए या कुछ लिखने के लिए, कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चन है। मैं एक बार और बोल देता हूँ कि इसका रेसिप्रोकल है ये, इसका रेसिप्रोकल है ये और इसका रेसिप्रोकल है ये। मतलब ये तीनों नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो जो भी आंसर आएगा इन तीनों नंबर के प्रोडक्ट का आंसर उसका रेसिप्रोकल आएगा। मतलब एक साइड में प्रोडक्ट करके मान लो एक्स आया है तो इधर प्रोडक्ट करके वन बाई एक्स आएगा। पूछ रहे हैं दोनों कब इक्वल हो सकते हैं, जब ये या तो ये वन हो जाए या तो ये माइनस वन हो जाए। तो वही पूछ रहे हैं कि एवरी साइड मतलब या तो ये वाली साइड या तो ये वाली साइड, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, या तो वन हो सकता है तो माइनस वन हो सकता है। मतलब प्लस माइनस वन, ए ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। ठीक है चलो, फिर लेवल टू पे आ जाता है। लेवल टू के डाउट बताओ। ओके क्वेश्चन नंबर 7,
लेवल 2 की बात हो रही है अभी। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग अपने डाउट बताते रहना मुझे, तब तक मैं 7th वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। 7th में क्या है? cos स्क्वायर cos स्क्वायर 3π/5 प्लस cos स्क्वायर 4π/5। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या कर सकते हैं इसमें हम? इसका कॉम्प्लीमेंट्री तो बनेगा नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में ऑड नंबर है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का तो हम नहीं सोच सकते हैं। तो फिर क्या ऑप्शन बच गया? अगर हम इसे सप्लीमेंट्री से कन्वर्ट करने जाएंगे तो कॉस का कॉस रहेगा। हाँ, पर ये तो है कि थोड़ा एंगल छोटा हो जाएगा, तो ये सप्लीमेंट्री से चेंज करोगे तो π/5 में आ जाएगा, और इसको सप्लीमेंट्री से चेंज करोगे तो 2π/5 आ जाएगा। माइनस आएगा, सही बात है, लेकिन माइनस को ये स्क्वायर से वो प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस नहीं लिखा यहाँ पे। और π/5 कितना होता है? एक्चुअली ये 36 होता है। टू cos स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो उससे क्या होगा? मेरे हिसाब से 36 की वैल्यू यूज कर लो, cos 36 की, क्योंकि ये कन्वर्ट हो रहा है क्या मुझे पता नहीं चल रहा। डायरेक्ट 36 की वैल्यू पुट, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, डायरेक्ट 30 cos 36 की वैल्यू पुट कर लो ना, इतना हम क्या सोच रहा है। और ये कितना हो जाएगा? ये भी 72 हो जाएगा। 72 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। वैल्यू पुट करना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कुछ और हो सकता है इसमें। कुछ कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ना, ये डायरेक्ट नहीं सॉल्व होगा, वो तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तुमको। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, वैल्यू पुट कर लेना अपने आप। एक बार चेक करना वैल्यू पुट करके आंसर आता है तो आ जाएगा, वैसे मेरे हिसाब से आंसर। मुझे वैल्यू याद नहीं है cos 36 की। कुछ और 36 किस में कन्वर्ट होगा? वो मेरे हिसाब से तो किसी में कन्वर्ट नहीं होगा। 2 अगर डबल कर लिया तो 36 का 72 बन जाएगा, कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख भी लिया, उससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा इसमें। वैल्यू पुट कर लेना आप अपने आप। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। 7 के बाद बताना है मुझे 8, 8 के बाद बताना है 12। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। थीटा 1 एंड थीटा 2 आर टू वैल्यूज लाइंग दिस। हाँ, 8th वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 8th वाला वेरी गुड क्वेश्चन है, तो मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है 8th वाला। चलो ध्यान से समझना इस 8th वाले क्वेश्चन को। मतलब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाइज क्वेश्चन नहीं है ये, तो इसको जरा ध्यान से समझो। इसमें ये बोल रहे हैं टेन थीटा की वैल्यू आ रही है लैम्डा। लैम्डा कुछ तो हो सकता है, मान लो 5 मान लिया मैंने, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं थीटा हमारा 0 से 2 पाई के बीच में, मतलब 0 से लेके 2 पाई के बीच में थीटा 1 और थीटा 2 दो वैल्यू सेट होते हैं। एक थीटा 1 है, एक थीटा 2 है, ध्यान से समझना इसको।
0 से 2 पाई के बीच में दो वैल्यूज हैं, थीटा 1 और थीटा 2, और ये दोनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करते हैं। इसको सेटिस्फाई करते हैं मतलब थीटा 1 यहाँ रखो थीटा की जगह पे तब भी वो 5 आएगा, और थीटा 2 यहाँ रखो तब भी वो 5 आएगा। 5 मैंने ऐसे ही कुछ तो ले लिया, लैम्डा एक कांस्टेंट नंबर है, तो लैम्डा की जगह पे तुम कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मतलब ऐसी दो वैल्यू यहाँ रखने के बाद सेम आंसर आता है, ऐसे समझो। तो सोचते हैं फिर हम, तो हमें ये पता है ये इसमें tan थीटा पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है और इसमें नेगेटिव होता है। तो अगर हम साइन वाइज बात करें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं सेम वैल्यू रखनी है ना मुझे, तो अगर 5 लिया तो 5 ही रहेगा, ये रखने पे भी और ये रखने पे भी। अगर मैंने -6 लिया है तो ये रखने के बाद भी -6 आएगा और ये रखने के बाद भी -6 आएगा। मतलब मैग्नीट्यूड भी वही आना चाहिए और साइन भी वही आना चाहिए। तो अगर सेम आएगा आंसर तो या तो दो इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, या फिर इन दोनों क्वाड्रेंट में पॉसिबल है। क्योंकि अगर इन दोनों क्वाड्रेंट से अगर हम बात करेंगे तो एक में वैल्यू पॉजिटिव आती है और एक में नेगेटिव आती है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक एंगल इसमें आ जाए और एक एंगल इसमें आ जाए, वो पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास, नहीं तो फिर साइन बदल जाएगा तो सेम वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर हम ऐसे बात करें कि एक इसमें आ जाए एक इसमें आ जाए तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो एक वैल्यू इसमें आएगी एक इसमें आएगी, या फिर एक इसमें आएगी एक इसमें आएगी, ऐसे दो ऑप्शन आए अभी तक हमारे पास। अब कोई ये बोल सकता है सर ऐसा भी तो हो सकता है थीटा 1 और थीटा 2 दोनों इसी क्वाड्रेंट में आ जाए, तो वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि सेम क्वाड्रेंट में दो एंगल अगर तुमने लिए तो लाइन चेंज हो जाएगी तुम्हारी। देखो एक एंगल ये लिया हमने और एक एंगल ये लिया, तो यहाँ पे और यहाँ पे लाइन चेंज हो गई, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड अलग आएगा tan थीटा का, यहाँ पे मैग्नीट्यूड अलग आएगा। और मैंने क्या बोला, मैग्नीट्यूड वाइज भी वैल्यू वही रहनी चाहिए। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब तक कि ये एंगल वाली लाइन चेंज नहीं होती तब तक हमारा मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। तो अगर हम सेम क्वाड्रेंट में दोनों एंगल लोकेट करेंगे तो ये हमारी लाइन चेंज हो जाएगी, और लाइन चेंज हो जाएगी तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। और अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो फिर वैल्यू सेम कैसे आएगी थीटा 1 थीटा 2 दोनों में। तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों सेम क्वाड्रेंट में नहीं हो सकते, और इस टाइप के क्वाड्रेंट के पेयर भी नहीं हो सकते हमारे पास। चलो तो फिर एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन क्या है मेरे पास, ऐसा ऑप्शन है ये वाला, मतलब ये एंगल हो जाए मेरा थीटा 1 और ये वाला एंगल हो जाए मेरे पास थीटा 2, ये पॉसिबल है। क्योंकि इसमें लाइन भी वही है तो मैग्नीट्यूड भी वही आएगा और साइन भी वही आएगा, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव होता है tan, यहाँ भी पॉजिटिव होता है। ऐसा ही पेयर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के साथ भी बन सकता है। तो अब ध्यान से समझना जरा, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ तुमको थीटा 1 और थीटा 2 में क्या फर्क है, ध्यान से देखो। अगर तुमको ध्यान से देखोगे तो फर्क समझ में आएगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी थीटा 1 होगा, ये थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1 होगा। अब तुम देखो यहां से हम थीटा 1 आगे चले, मतलब ये लाइन और ये लाइन के बीच में, या फिर ऐसे देख लो ये लीनियर पेयर है तो ये टोटल मिला के पाई होगा, या तो ऐसे समझो या तो फिर ऐसे समझने की कोशिश करो कि ये मेरे पास कितना है, ये थीटा 1 है, यहाँ से हम आगे बढ़े तो यहाँ से भी तो थीटा 1 आगे गए हम, तो ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल मेरा 210 होगा गारंटेड। आप देख लो, क्योंकि अगर यहाँ से तुम 30 आगे जा रहे हो तो 180 से भी तो उतना ही आगे जा रहे हो, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अगर यहाँ से हम 30 आगे गए तो अगर थीटा 1 की वैल्यू मेरी 30 है, एक एग्जांपल, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू है, तो यहाँ से भी तो हम 30 ही आगे गए तभी तो मैग्नीट्यूड सेम मिला। तो ये थीटा 2 मेरा क्या हो जाएगा, वो 180 डिग्री प्लस थीटा 1 हो जाएगा। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, थीटा 2 इक्वल्स टू पाई प्लस थीटा 1, बिल्कुल बोल सकते हैं हम ऐसे। तो अगर ये बात आपको समझ में आई है, ये सेम लॉजिक इस पे भी फिट होगा, वो सेम ही है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो यहां से मैं अगर दोनों साइड 10 अप्लाई कर दूं, 5 कैसे, कौन पूछ रहा है, ग्रीस 5 कैसे, कोई बात नहीं, चलो 5 हटा देते हैं, इसकी जगह 6 लिख देता हूँ मैं, ऐसे ही कुछ तो आपको समझाने के लिए बता रहा था। लैम्डा लैम्डा की कुछ तो वैल्यू होगी, तो एक एग्जांपल ले लिया था मैंने 5, चलो 6 ले लेते हैं उसकी जगह, और 6 भी पसंद नहीं आया तो 7 ले लेते हैं, कोई बात नहीं है।
मतलब लेमडा है वो तो कुछ तो होगा ही ना, लेमडा की वैल्यू तो 6 चलो मैंने मान लिया था, तो मैंने बोला फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर नेगेटिव मान लेता मैं इसकी जगह तो सेकंड और फोर्थ में पेयर बनता वो। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास, दोनों साइड टेन अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आएगा टेन थीटा टू इक्वल्स टू, नहीं दोनों साइड टेन अप्लाई नहीं कर रहा मैं, ओके दोनों साइड टेन अप्लाई नहीं करते, पहले इसको हाफ कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में देख के समझ में आ रहा है मुझे हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो वैल्यू पूछी है थीटा 1/2 और थीटा 2/2 से रिलेटेड पूछी है, तो मुझे पहले यहाँ पे हाफ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ क्वेश्चन। तो इसको मैंने हाफ किया तो ये हो गया पाई/2 माइनस सॉरी प्लस थीटा 1/2। अब ले लेते हैं दोनों साइड टेन, तो ये हो जाएगा टेन थीटा 2/2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा टेन पाई/2 प्लस थीटा 1/2। तो टेन पाई/2 प्लस थीटा कितना होता है, ये आप जानते हो कितना होता है, कॉट थीटा 1/2, और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो माइनस आएगा, तो अब आप समझ गए इसका आंसर आएगा -1, बी ऑप्शन चाहिए। इसको इधर लेके आओ तो ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा 1/2 हो जाएगा, तो ये हो गया टेन थीटा 2/2 इंटू ये इधर आएगा तो 1/cot में आएगा, 1/cot होता है 10, तो ये हो जाएगा टेन थीटा 1/2 इक्वल्स टू आ गया -1, तो ये आंसर आ गया इसका। ओके आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए, ये अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चंस आईआईटी में आने के चांस रहते हैं जिसमें हमें दिमाग लगाना पड़ता है, मतलब एटलीस्ट ये मेंस में पूछ सकते हैं, एडवांस में तो नहीं। ये जो लेवल 1 लेवल 2 आप सॉल्व कर रहे हो, मतलब मैं आपको पहले थोड़ा आइडिया दे दूं जब तक आप ये नोट कर रहे हो, किसी भी चैप्टर में जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो उसमें मैंने किस हिसाब से बनाया है, जो आपका एक्सरसाइज वन रहेगा, चाहे वो लेवल 1 हो चाहे वो लेवल 2 हो, अगर उसमें दो लेवल है तो लेवल 1 थोड़ा मीन्स का सिंपल लेवल है, और लेवल 2 मतलब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन रहेंगे डिपेंडिंग ऑन मीन्स लेवल, तो मीन्स लेवल के थोड़े इजी क्वेश्चन लेवल 1 में और थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेवल 2 में। फिर आप जब एक्सरसाइज 2 पे जाओगे तो एक्सरसाइज 2 में आपको एडवांस लेवल के सिंगल करेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब ऑलमोस्ट एडवांस लेवल, कुछ सिंपल भी हो सकते हैं कुछ टफ भी होंगे, मिक्सचर डाला है मैंने उसमें। फिर जब आप एक्सरसाइज 3 में जाओगे तो आपको वहां पे वेरिएशन तो मिलेंगे, हर चैप्टर में वही रहेगा, मल्टी करेक्ट के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, 10-12 क्वेश्चन या किसी को 20 भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर, चैप्टर की यूटिलिटी कैसी है। फिर कुछ 2-3 कॉम्प्रीहेंशन हो सकते हैं या 4-5 भी कॉम्प्रीहेंशन हो सकते हैं। फिर मैट्रिक्स मैच भी एक आध मिल सकता है आपको, सब्जेक्टिव भी किसी किसी चैप्टर में मिल सकते हैं, जो चैप्टर थोड़ा सा मुझे ज्यादा टफ लगता है तो उसमें मैं सब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस करवाता हूँ, तो या फिर इंटीजर टाइप में वो क्वेश्चन बन सकते हैं उस चैप्टर से, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो उसमें मैंने कहीं कहीं मैंने सब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी डाले हैं, मतलब कुछ चैप्टर आधे चैप्टर ऐसे हैं टोटल में से जो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ऐसा वेटेज रखते हैं, उसका मिक्सचर क्वेश्चन आने की चांसेस रहते हैं, तो उसमें थोड़ा हमें कंसेप्ट और ज्यादा अच्छा बिल्डअप करना होगा, तो वहां मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाले हैं आप लोगों के लिए। तो इस टाइप से आपको एक्सरसाइज 3 में प्योर वेरिएशन मिलेगा एडवांस लेवल का, और एक्सरसाइज 2 में आपको एडवांस लेवल के सिंगल करेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। आजकल आईआईटी सिंगल करेक्ट पर कम फोकस करता है, पर मैंने वो अलग से डाले थे, उसमें मैंने कुछ सिंपल क्वेश्चन भी डाले हैं, तो और कुछ टफ डाले हैं, क्योंकि आजकल आईआईटी का फोकस थोड़ा कम हो गया है सिंगल करेक्ट पे। पर ऐसा नहीं है कि वो पूछ नहीं सकता, पूछ तो कुछ भी सकता है, पैटर्न कुछ फिक्स नहीं रहता है एडवांस का आईआईटी का, इसलिए सारे वेरिएशन आपको मिलेंगे। तो एक्सरसाइज 1 तो सबको सॉल्व करना कंपलसरी है, अदरवाइज मीन्स में भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, और एक्सरसाइज 2 इसलिए जरूरी है क्योंकि थोड़े अच्छे क्वेश्चन आप जब सॉल्व करोगे तो मीन्स लेवल के क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएंगे, मतलब बहुत आसानी से हो जाएंगे, इसलिए एक्सरसाइज 2 अटेम्प्ट करना इजी है, मतलब जरूरी है। और जो लोग एडवांस के बारे में सोच रहे हैं सर हमें तो आईआईटी ही चाहिए, एनआईटी से ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, उनके लिए एक्सरसाइज 3 मतलब तीनों एक्सरसाइज कंपलसरी है। अगर जो लोग एडवांस का नहीं सोच रहे हैं वो एक्सरसाइज 2 तक अटेम्प्ट कर सकते हैं,
क्योंकि मिक्सचर रहता है आपके बैच में, कुछ बच्चे सिर्फ मेंस का सोचते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ एडवांस का सोचते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं सर दोनों हो जाए, जो मिलेगा वो देख लेंगे फिर बाद में। तो इसलिए मैं सबके हिसाब से बता रहा हूँ, तो आपको इतना प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो ट्रिग्नोमेट्री तक तो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के आगे के चैप्टर्स में बिल्कुल कंपलसरी रहेगा एक्सरसाइज 3 सॉल्व करना, अगर आप एडवांस के लिए बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो 8th के बाद मुझे कौन सा क्वेश्चन बताना है? 12 के बाद 13 की बात करनी है, तो 12 पे आ जाते हैं फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या बात कर रहे हैं? 12 में पूछ रहे हैं, ओके 12th में क्या है? अच्छा 12th क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ठीक है देखते हैं एक बार। 12th cos 5 थीटा इक्वल्स टू a cos raised to the power 5 थीटा प्लस b cos क्यूब थीटा प्लस c cos थीटा। अच्छा ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, ये क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करने जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व करने जाएंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करने अगर हम गए, ये क्वेश्चन 11th में लेता हूँ 20 के बाद, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करने गए तो आप समझ सकते हो ये 5 थीटा है, 5 थीटा को कन्वर्ट करके थीटा में लाना पॉसिबल तो है, ला सकते हैं, पर काफी लेंथी हो जाएगा, और फिर इससे कंपेयर करेंगे तब एबीसी आएगा हमारा। वो ऑप्शन है हमारे पास पर काफी लेंथी ऑप्शन है, तो मैं उससे सॉल्व करूंगा नहीं क्वेश्चन। तो आप मुझे ये बताओ, क्या आपने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है? तो मैं इसको डिस्कस करूंगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को छोड़ने वाला हूं फिर मैं। क्या आपने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है? सर आप 14 सॉल्व कर रहे हैं क्या? ये 14th क्वेश्चन है क्या? ओके, मैंने 12 लिख के 14 वाला सॉल्व कर दिया। ओके, पर 14 किसी ने डाउट नहीं पूछा। ओके, मैं यहाँ नंबर चेंज कर देता हूँ। 14 किसी ने डाउट नहीं पूछा। ठीक है, 14 मैं अपनी साइड से डिस्कस कर देता हूँ। फिर 14 आपने सॉल्व कैसे किया? सर 12 तक किया था। ओके चलो 14 में फिर अपनी साइड से डिस्कस कर देता हूँ, अभी ले लिया है यहाँ पे तो डिस्कशन हो जाने दो। चलो, तो मुझे बताओ क्या डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ा है? फिजिक्स में अगर थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया है डिफरेंशिएशन तो बताओ। यस ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लो, ये आपसे सॉल्व होता नहीं मुझे पता है, वो आप डाउट पूछने ही वाले थे, क्योंकि आप 5 थीटा को कन्वर्ट करने जाओगे थीटा में, आपको बहुत परेशान हो जाओगे कन्वर्ट करते करते, कभी ना कभी वो कन्वर्ट हो जाएगा, ये बात सही है, पर बहुत परेशान हो जाओगे आप, बहुत लेंथी जाएगा वो कन्वर्ट करना। तो वो ऑप्शन छोड़ दो, मैं डिफरेंशिएशन से बता रहा हूँ ये सॉल्व करना। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको पता होगा, सिंपल सिंपल आपको फॉर्मूले बताए गए होंगे डिफरेंशिएशन के। cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin थीटा। चेन रूल भी आपने पढ़ लिया होगा, अगर इसके अंदर 5 थीटा है तो 5 थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, 5 आएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो छोड़ देना इस क्वेश्चन को। ए कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसका एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 इधर आएगा, एक कम हो जाएगा, ये cos 4 थीटा हो जाएगा, फिर cos थीटा का करेंगे तो माइनस sin थीटा हो जाएगा। आप लोग यूज्ड टू नहीं होगे इसके साथ, और फिर भी आपने पढ़ा है तो आप एक बार कंसेप्ट समझ लो, बाकी ये सब हम डिफरेंशिएशन में डिस्कस करते हैं बाद में। यहाँ से फिर एक पावर कम होगा तो 3 हो जाएगा, ये बचेगा cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का करेंगे तो माइनस sin थीटा आएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा c, और cos थीटा का हो जाएगा माइनस sin थीटा। अब देखो जरा ध्यान से, हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन इक्वल है, थीटा की हर वैल्यू के लिए ये सही है, तो मैं थीटा को π/2 पुट कर रहा हूँ। इससे क्या होगा आप देखो, π/2 में इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे c का वैल्यू निकालना है, तो π/2 यहाँ रखने पे ये 1 हो जाएगा, तो c आ जाएगा, और यहाँ π/2 रखोगे तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, तो a और b अपने आप खत्म हो जाएगा इस इक्वेशन में से, इसलिए मैं थीटा को π/2 रख रहा हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ जिससे मेरा आंसर आ जाए। तो π/2 मैं यहाँ रखूंगा तो sin 5 π/2, 5 ऊपर आता है तो प्लस का 1 होगा, तो ये माइनस
प्लस का 1 इंटू 5, ये 0 हो जाएगा, cos पाई बाई 2 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, तो प्लस सी इंटू -1, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, सी इक्वल्स टू 5 आ गया। इसके बाद 11 और 12 सॉल्व करता हूँ। ओके 11 12 13, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 11 12 13 पे। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है छोटा मोटा जितना मैंने इसमें यूज किया है, तब फिर आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अदरवाइज तो फिर डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम होगा तो आप छोड़ सकते हो फिर इसको। ओके ठीक है, फिर 11 की बात करते हैं। 11 12 और कौन सा है 13। हाँ ये आसान मेथड है, बाकी आप कन्वर्ट करने जाते तो बहुत मेहनत लग जाती है आपको, शायद कन्वर्ट होता भी नहीं है आपसे। क्वेश्चन नंबर 11 देखना, इधर साइन स्क्वायर ए प्लस कितना है ये, साइन स्क्वायर ए माइनस बी, उसके बाद दिया है +2 साइन ए कॉस बी, +2 साइन ए कॉस बी, और कितना दिया है साइन बी माइनस ए। ओके तो इसको सॉल्व करके हमें क्या करना है, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करना है। ये साइन ए में या कॉस बी है, मतलब ए बी के टर्म्स में ही रहेगा, ठीक है। तो पूरा कैंसिल नहीं होगा, मतलब इसका ये। हाँ तो यहाँ पे फिर हम क्या कर सकते हैं, तो एक ऑप्शन तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो कितना आएगा, क्या पता मैच करेगा नहीं करेगा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी इससे होगा क्या। नहीं चलो फिर एक काम करते हैं, ठीक है ऐसे करते हैं, चलो ट्राई तो करना ही पड़ेगा, कन्वर्ट नहीं होगा तो कुछ और ट्राई करेंगे फिर। अच्छा ये देखो इसके ऊपर स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे माइनस कॉमन भी ले सकता हूँ, मतलब इसको साइन बी माइनस ए भी लिख सकता हूँ, इंटू साइन बी माइनस ए। ओके ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये मैंने दोनों में से माइनस, ये दो बार है ना साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दोनों में से माइनस कॉमन लिया है, तो दो माइनस कॉमन आएंगे तो बाद में प्लस ही हो जाएगा। साइन साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस साइन थीटा, ऐसा समझो, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो एक बार इस पे अप्लाई किया और एक बार इस पे अप्लाई किया, तो दोनों टर्म पे अप्लाई किया तो दो माइनस बाहर आए तो फाइनली प्लस हो गया। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं साइन बी माइनस ए कॉमन ले सकूं।
थोड़ा मैं सोच रहा हूँ शायद कैलकुलेशन कम हो जाए, तो कॉमन लेने से शायद कुछ फायदा हो जाए। ये बचेगा मेरे पास 2 sin a cos b। अब इसमें मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, तो पहला एंगल मेरे पास b है, तो पहला एंगल इसके साथ आएगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ ए बी से याद करने से ज्यादा अच्छा है ऐसे याद करो जैसे मैंने याद कर रखा है। पहला एंगल बी है, तो पहला एंगल साइन के साथ आता है, दूसरा कॉस के साथ आता है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। अब एंगल उल्टे कर दो, तो साइन के साथ ए आएगा और कॉस के साथ बी आएगा। और यहाँ पे कितना है प्लस, ये तो कॉमन आ गया 2 sin a cos b। इससे मुझे फायदा ये हो गया, अगर मैं साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाता फिर उसके ऊपर स्क्वायर था, तो फिर इतना बड़ा एक्सप्रेशन जो बनता उसका मुझे स्क्वायर करना पड़ता, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी स्क्वायर करने की, इसलिए मैंने ये किया। तो फिर अगर कुछ ऑप्शन नहीं होता तो फिर फाइनली तो स्क्वायर करना ही पड़ता, तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो जाता। तो मैंने सोचा शायद थोड़ा कुछ कम हो सके। तो कभी भी आपको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत लंबा हो सकता है, तो आप पहले थोड़ा सोचा करो कहीं से ये कम हो सकता है क्या, जुगाड़ लगा के। अगर नहीं हो रहा है तो फिर फाइनली तो वो फिर लिखना ही है इतना बड़ा एक्सप्रेशन। फिर मैंने कॉमन लेने की कोशिश की तो थोड़ा सा शायद कम हो गया, वो स्क्वायर नहीं करना पड़ा मुझे उसका। पहले आता साइन ए कॉस बी साइन ए, फिर उसका स्क्वायर करते तो बहुत लंबा एक्सप्रेशन बन जाता शायद। तो देखते हैं यहाँ से कुछ मुझे फायदा हुआ क्या। साइन बी और कॉस ए, नहीं यहाँ से कुछ फायदा हो रहा है क्या। साइन ए, हाँ हो तो रहा है कुछ। साइन ए और कॉस बी, साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी, तो ये मेरे पास एक कम हो जाएगा। हाँ ये कुछ तो लग रहा है मुझे, ये ऐसा हो गया। और यहाँ से ये एक कम बचेगा, तो ये बचेगा साइन ए कॉस बी। साइन ए कॉस बी डबल था, ये माइनस वन किया तो एक बच गया। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये है आई थिंक साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ओके, प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एस ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई अब इसके साथ होगा, ये अंदर वाला सॉल्व किया मैंने ब्रैकेट, बाहर तो ये टर्म्स तो ऐसे ही लिखे हुए, उसको मैंने अभी कुछ नहीं किया है, वो ऐसे ही लिखे हुए हैं। तो इसका मल्टीप्लाई अब इसके साथ होगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी। एक मिनट इसको रफ करता हूं। ओके, तो माइनस मैंने यहाँ से कॉमन लिया, तो ये हो गया साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी। ये हमने याद किया था एक दिन इसका प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट मैं यहाँ लिखता हूँ। तो इसके प्रोडक्ट में क्या आता है, दोनों टर्म आई थिंक साइन के आते हैं, या तो दोनों टर्म साइन के आते हैं या तो कॉस के आते हैं। तो अगर हम साइन के लिखते हैं दोनों टर्म, तब फिर क्या होता है, पहला एंगल पहले आता है और दूसरा एंगल बाद में आता है। और अगर कॉस के साथ लिखते दोनों टर्म, तो ये एंगल पहले आता है और ये एंगल बाद में आता है। आई थिंक अगर मुझे सही फॉर्मूला याद है तो साइन के प्रोडक्ट में दोनों टर्म साइन के आते हैं, दोनों कॉस के आते हैं। कॉस के प्रोडक्ट में एक टर्म कॉस का आता है, एक टर्म साइन का आता है। एंगल में कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख लो, पर कॉस वाला टर्म पहले ही रहेगा और साइन वाला टर्म बाद में ही रहेगा। इस टाइप से हमने कुछ फॉर्मूला याद किया था। तो अब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो ये जो माइनस का होगा वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये जो प्लस का होगा वो यहाँ बचेगा, साइन स्क्वायर बी। ओके, आई थिंक ये आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप ध्यान से सुन रहे थे तो आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लो। अगर मैं स्क्वायर करने जाता तब भी आंसर आ जाता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। थोड़ा कैलकुलेशन वाइज वो बहुत हैवी हो जाता और हमारा टाइम भी बहुत जाता, इसलिए मैंने वो यूज नहीं किया।
ओके ठीक है, बाकी लोग भी नोट कर लो एक बार। ओके नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 12 नोट हुआ क्या? प्रज्वल नोट हो गया क्या? ओके ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखना। इसमें दिया है यू एन की वैल्यू कितनी है, एन के टर्म्स में दिया है, जनरल एक्सप्रेशन दिया है 2 cos n थीटा। और मुझे क्या बताना है, u1 इंटू यू एन माइनस यू एन माइनस वन। u1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे n की जगह 1 रखना है, तो n की जगह 1 रखोगे तो 2 cos थीटा इंटू यू एन की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है 2 cos n थीटा माइनस यू एन माइनस वन कितना हो जाएगा 2 cos n माइनस 1 थीटा। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए ये कुछ हो सकता है क्या इसका, एन थीटा इंटू थीटा कॉस ए माइनस बी। ठीक है चलो एक काम करते हैं, तो ये वाला 2 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखना जरा। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे बचा क्या मेरे पास, टू, एक 2 मैंने हटा दिया तो बचा 2 cos थीटा इंटू कॉस एन थीटा। ठीक है, तो ये 2 cos ए cos बी जैसा बन गया। तो मैं सोच रहा हूँ फॉर्मूला लगा के ट्राई करते हैं एक बार, अगर फॉर्मूला लगा के आता है आंसर तो ठीक, नहीं तो फिर कुछ और करेंगे। तो एक 2 मैंने बाहर निकाल लिया, फॉर्मूले के लिए एक 2 की ही जरूरत थी। तो 2 cos ए cos बी दोनों टर्म cos के आए हैं, इसका मतलब cos का फॉर्मूला लगाया गया होगा, एक बार एंगल्स को ऐड किया गया होगा, और बीच में प्लस रहेगा, माइनस अगर बीच में कर देंगे तो दोनों टर्म साइन के बनते हैं, एक बार एंगल्स को माइनस किया गया होगा, -2 cos आई थिंक आ रहा है आंसर। तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा हमारे पास वो ये है। तो n की जगह पे n+1 आ रहा है, 2 की जगह पे 2 आ रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं un+1। ओके समझ में आ गया है तो नोट कर लो इसको।
सर क्वेश्चन 15 का आंसर आ रहा है लेकिन 3 को ओपन लगा के आंसर दिया है। एक मिनट में देखता हूँ। थ्री को ओपन लगा के आंसर दिया है। रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है ग्रीस, मैं आपका डाउट समझ गया। वो थ्री एक्चुअली थ्री पे ओपन ही आएगा, इसलिए ओपन लगा के दिया है। मतलब आंसर में डी दिया होगा तो थ्री पे ओपन ही आएगा। आप थ्री चेक करके देखोगे तो थ्री आंसर में आएगा नहीं। हाँ, उसके लिए तो मुझे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा आपको। चलो पहले 13 की बात कर लेते हैं, फिर आते हैं इस पे। चलो 13 पे पहले बात करते हैं। हाँ, 13 वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, गुड। देखो 13 वाला देखो, साइन ई रेज टू द पावर एक्स। क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है मेंस में। मेंस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो ध्यान से समझना इधर। ये लिखा है, ये तो एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, और अगर ये एक्सपोनेंशियल टर्म है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। नहीं, ये भी छोड़ दो, इसकी हम बात ही नहीं करते। ये साइन है तो इसका जो भी आंसर आएगा, या एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो, ये इसको कुछ भी बनने दो, ये जो भी बनेगा वो साइन के लिए इनपुट होगा। साइन को उससे मतलब नहीं है, कुछ भी बने, ये -1 से 1 के बीच में आंसर देगा। इसके बाहर आंसर ये दे नहीं सकता, चाहे एंगल में उसको कुछ भी दे दो। चलो अब इसकी ध्यान से बात समझना। ये क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको थोड़ा सा अलग से समझा रहा हूँ। x + 1/x, एक नंबर और एक उसका रेसिप्रोकल, इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेसिप्रोकल आपने देख ही लिया होगा, जिस दिन से मैंने आपको पढ़ाया है कई बार यूज हो चुका है। और आज तो एक क्वेश्चन ही यूज हो गया, डायरेक्ट दोनों साइड की वैल्यू बताओ, तो डायरेक्ट वो -1 थी। तो जब हम नंबर और उसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट 1 आता है, ठीक है। लेकिन जब हम उसको ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है वो ध्यान से समझना क्या आंसर आता है। मैं यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट या एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना कहीं, तो पूरे मैथमेटिक्स में इसको याद रखना। जब भी ये यूज होगा, प्रोडक्ट वाला हमने डिस्कस कर लिया है, ये हमने डिस्कस किया नहीं क्योंकि आज तक ये यूज नहीं हुआ था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत सारी चीजें डिस्कशन के बीच में आती हैं। तो ये कई बार यूज होता है, तो ऐसे में हर चीज लिखवा नहीं सकता आपको, इसलिए डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए भी तो ये आप नोट कर लेना, ये काफी बार यूज होता है ये एक्सप्रेशन। तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आगे से मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, कोई डाउट पूछना मत मुझसे, सर ये आपने कैसे यूज किया है। तो ये देखो, अगर x पॉजिटिव है, तो अगर x मेरा पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पे कुछ तो वैल्यू ले लेता हूँ। मान लो x = 2f। चलो तो ये हो जाएगा 2 + 1/2। अब मान लो x मेरा है 5, तो ये हो जाएगा 5 + 1/5। मान लो x मेरा है 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 + 1/1/3 मतलब 3 हो गया। चलो x मेरा कितना है, चलो मैंने ले लिया 1/2, तो ये हो गया 1/2 + 1/2 का रेसिप्रोकल 2। अब देखो इधर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो सेम आएगी, मतलब 2 लो x की जगह पे या 1/2 लो, आंसर सेम आएगा। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, x 1 से छोटा लो या 1 से बड़ा लो, आंसर सेम आएगा।
5 पे जो आंसर आ रहा है वही 1/5 पे आएगा, 1/3 पे जो आंसर आ रहा है वही 3 पे आएगा। और ये सारे आंसर तुम देख सकते हो 1 से ज्यादा है। इससे भी अच्छा मैं बोलूं तो ये 2 से भी ज्यादा है। मतलब ये जितने भी आंसर आए हैं जो मैंने एक्सपेरिमेंटली आपको दिखाए हैं, ये सारे आंसर 2 से ज्यादा है, मतलब 2 टू इंफिनिटी। ये मैं सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ, आई थिंक मैं ये सही बोल रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सोच के देखो, यहाँ कोई भी नंबर रख दो वैल्यू 2 से ज्यादा ही आएगी। ओके, देखो अगर आपने यहाँ 1 रखा तो 1 + 1 को 2 हो जाएगा। अब 1 के बाद कुछ भी रखो तो वो वैसे ही 1 से बड़ा हो गया। तो 1 के बाद कोई बोलेगा सर 1.5 रखो, तो 1.5 रख लो, चलो 1.5 होता है 3/2, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। तो ये हो जाएगा कितना, 9 + 4 13/6। आई थिंक ये 2 से ज्यादा आ गया। तो सारे आंसर 2 से ज्यादा आएंगे। ठीक है, आई थिंक ये आप समझ गए हो। 1 से छोटा नंबर रखो तब भी आप चेक करके देख लो, वो वैल्यू 2 से बड़ी ही आती है। अब सेम लॉजिक से समझना, अगर ये x की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो यही आंसर नेगेटिव में आने लग जाए। तो पॉजिटिव के लिए अगर वो 2 टू इंफिनिटी आ रहे हैं तो नेगेटिव के लिए वो आंसर -∞ टू -2 आ गए। मतलब कहने का ये है कि -2 वैल्यू कब आएगी, जब ये -1 होगा। -1 + 1/-1 ये आ जाएगा -2। तो अगर हमने यहाँ पे डाटा नेगेटिव लिया है तो ये रेंज आएगा, और अगर डाटा हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है तो ये रेंज आएगा। मतलब -2 से 2 के बीच में कोई वैल्यू इसकी आएगी ही नहीं, तो कोई भी नंबर रख लो। तो ये एक्सप्रेशन है, इसको आप नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं नोट बना के नोट कर लो, और ये आपका बार बार यूज होगा तो आपके दिमाग से स्लिप हो जाएगा, इसकी तो बिल्कुल गारंटी है कि स्लिप होगा ही नहीं, क्योंकि ये बार बार यूज होता है। फिर भी आप याद रखो, आगे से मैं ये डिस्कशन नहीं करूंगा, ये एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ डायरेक्ट यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे ये यूज करने वाला हूँ, क्योंकि ये x की जगह पे मेरे पास दिया गया है 2⁻x, और ये इसका रेसिप्रोकल है। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो x की जगह पे 2⁻x है। तो 2⁻x क्या है, ये एक एक्सपोनेंशियल नंबर है, और ये कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, ये आप जानते हो अच्छे से। ये हमारा डिस्कशन लॉग में हो चुका है। तो जो एक्सपोनेंशियल नंबर है वो x की जगह पे यूज हुआ है, मतलब इस वाले केस की बात हो रही है। x हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इस केस में आंसर हमें ये मिलेगा 2 टू इंफिनिटी। अगर यहाँ पे ये नेगेटिव होता तो ये आंसर मिलता, और दोनों पॉसिबल होते यहाँ पे x की जगह पे, तो ये भी आंसर मिलता, और लगा के ये भी आंसर मिलता। फिलहाल तो एक ही पॉसिबल है। अब बात कर लेते हैं, इसका आंसर 2 से ज्यादा आएगा और इसका आंसर 1 से कम आएगा। अब मैं बोल रहा हूं कि LHS इक्वल्स टू RHS, इसीलिए मैंने यहाँ पे गुड क्वेश्चन लिखा, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं x की किस वैल्यू के लिए LHS और RHS इक्वल होगा। अब यहाँ पे डिस्कशन ये है कि LHS RHS इक्वल होंगे ही नहीं कभी भी। x कुछ भी डालो ये 2 से बड़ा आएगा, और x कुछ भी डालो ये 1 से छोटा आएगा। तो इसका मतलब 1 से छोटी जो वैल्यू होती है और जो 2 से बड़ी वैल्यू होती है वो कभी इक्वल होती ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि LHS RHS कब इक्वल होगा, तो हम आंसर बताएं कभी इक्वल नहीं होगा, या फिर x की किसी भी वैल्यू के लिए ये इक्वल नहीं होगा, या फिर x बिलोंग्स टू 5, या फिर नो सॉल्यूशन। इस टाइप के भी आंसर हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछे हैं तो आंसर हो जाएगा 0। वही मैं बोल रहा हूँ डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन, तो ऑप्शन में नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछे तो 0 आ जाएगा। सॉल्यूशन पूछता तो नो सॉल्यूशन हो जाता है, बिलोंग्स टू 5 दिया होता तो वो भी सही था, या नेवर नेवर दिया होता, इंग्लिश में लिखा होता कब इक्वल होगा, नेवर इक्वल, तो वो भी सही होता। जिस टाइप से ऑप्शन दिया आप उसके अकॉर्डिंग टिक लगा दो फिर। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, मैंने काफी इन एक्सपेरिमेंटली काफी ऐसा लेंथ में समझाया है आपको उसको डिटेल में, तो ये समझ में आ जाना चाहिए। आगे से आप इसको याद रखना, अच्छे से नोट कर लो। आगे से मैं ये डायरेक्ट यूज किया करूंगा, जैसे अभी ये मैं डायरेक्ट यूज करता हूँ -1 to 1। इसमें कोई डाउट मत पूछो कि सर ये -1 to 1 आपने कैसे लिखा, ये मैंने ग्राफ में अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको। -1 से 1 के बीच में ही वैल्यूज आती हैं इसकी। तो
ऐसा अभी आप देख सकते हो कि धीरे धीरे करके हम कुछ कुछ एक्सप्रेशंस की रेंज देखते जा रहे हैं। तो कुछ कुछ एक्सप्रेशंस की आपको रेंज याद होती जाएगी। जैसे इस एक्सप्रेशन की रेंज आज आपको याद हो गई, पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस की रेंज याद हो गई थी। ऐसे एक्सपोनेंशियल की रेंज आपको याद है कि हमेशा पॉजिटिव रहता है, मतलब 0 टू इंफिनिटी, ओपन ब्रैकेट 0 टू इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल की रेंज होती है। ऐसे धीरे धीरे आप एक्सप्रेशंस देखते जा रहे हो और उनकी रेंज भी याद करते जा रहे हो, या फिर उनके बारे में जानते जा रहे हो कि उनका क्या है, रेंज क्या है, डोमेन क्या होता है, वो कैसे बिहेव करते हैं। तो ऐसे एक एक करके हम एक एक पार्ट देखते जा रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे डिस्कस होता जा रहा है, मेन इंपॉर्टेंट ये है, धीरे धीरे चीजें डिस्कस हो रही है, पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो डिस्कस होता जा रहा है वो आपको अप्लाई करना आना चाहिए फिर क्वेश्चंस में। तो यही इसका क्राइटेरिया है चेक करने का कि आपकी पढ़ाई सही डायरेक्शन में जा रही है क्या, आईआईटी को सिलेक्ट होने के डायरेक्शन में जा रही है। तो उसका क्राइटेरिया ये, जो चीजें क्लास में डिस्कस होती जा रही हैं वो आपसे क्वेश्चंस में अप्लाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। अगर अप्लाई हो पा रही है तो फिर तो सही डायरेक्शन में पढ़ाई जा रही है, अदरवाइज आप कहने को 10 घंटे पढ़ रहे हो पर उसका कोई यूज नहीं है। ये आपका पैरामीटर है, आप इससे चेक कर सकते हो कि ये कंसेप्ट तो क्लास में यूज हुआ है, फिर हमसे सॉल्व क्यों नहीं हुआ। अगर 100% कंसेप्ट यूज कर पा रहे हो आप, क्लास में डिस्कस किया हुआ, तो इसका मतलब 100% सही डायरेक्शन में जा रहे हो, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। और अगर आप 70% यूज कर पा रहे हो तो थोड़ा कुछ तो गड़बड़ है, आपको सुधार की जरूरत है। 30% को अप्लाई क्यों नहीं हो पा रहा है, या तो आप भूल रहे हो, या कुछ तो जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो सबके साथ अलग अलग रहता है। तो वो आप चेक कर सकते हो अपना खुद का पैरामीटर। और अगर आप बिल्कुल यूज नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप जितना भी पढ़ रहे हो या क्लास में जो भी सुन रहे हो सब आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। उसका आंसर ये हो सकता है, या तो आप सीरियसली सुन नहीं रहे हो, या चीजों को सीरियसली आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या तो आप दिमाग 100% लगा नहीं रहे हो क्लास में। तो कुछ तो उसमें फिर इशू है, इसीलिए वो फिर प्रॉब्लम आ रहा है। अदरवाइज वो प्रॉब्लम आता नहीं है जनरली किसी के साथ। अगर आप ठीक से सुनोगे, सिंसियरली क्लास अटेंड करोगे, सिंसियरली प्रैक्टिस करोगे तो चीजें अप्लाई होती हैं। ठीक है, आई थिंक इनफ हो गया, ये 13th वाला आप समझ गए। चलो इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं एक 15th वाला। मैं बता देता हूँ, ये गिरीश को इसमें डाउट है कि 3 पे ओपन क्यों आ रहा है। ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा गिरीश, बाकी लोग जब सॉल्व करेंगे तो अपना सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ 3 इसमें आएगा नहीं, मैं वो सिर्फ चेक करके बता देता हूँ। चलो 15th की बात करते हैं। ओके 15th में देखना, ये क्वेश्चन दिया है sin 3x अपॉन sin x, और ये क्या दिया है इक्वल्स टू, मान लो इसका आंसर 3 आता है, इसकी रेंज पूछी है ना, मतलब इस एक्सप्रेशन की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, वही रेंज होता है ना। तो मान लो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 3 आ सकती है, मैंने यहाँ पे 3 रख दिया, तो हम चेक कर लेते 3 कब आएगी इसकी वैल्यू। अगर ये बात सही है कि 3 आंसर में आ रहा है, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 3 हो सकती है, तो किसी ना किसी x के लिए तो होगी ना। ऐसा तो तुम बोल नहीं सकते था 3 तो आ रही है पर x नहीं मिलेगा उसके लिए, मतलब किसी भी इनपुट पे 3 नहीं आएगा। मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी थोड़ा स्टेटमेंट हो गया कि 3 तो हमें आउटपुट में मिल रहा है पर उसके लिए इनपुट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये थोड़ा लॉजिकली सही नहीं है। तो अगर हम बोलते हैं कि कोई आउटपुट हमें मिल रहा है, मतलब हमने उसके लिए कुछ ना कुछ तो इनपुट दिया है, तो जो इनपुट दिया है वो हमें यहाँ पता चलना चाहिए। तो हम उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं अब यहाँ पे, तो आउटपुट जो गया अब हम उस मशीन को उल्टा चला रहे हैं, देख रहे हैं हमारा इनपुट क्या क्या था इसके करेस्पॉन्डेंस। तो हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करके, मैं इसको देख लेता हूँ कि x की क्या वैल्यू आती है। अगर x की वैल्यू आएगी तो ही तो मैं ये बोल सकता हूँ कि x की इस वैल्यू के लिए हमें आउटपुट में 3 मिलेगा, तो 3 हमारी रेंज में आएगा। तो वो मैं चेक करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, साइन 3x इक्वल्स टू 3 साइन x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x इक्वल्स टू 3 साइन x। तो आई थिंक ये जो ट्रू होना है ये सिर्फ तभी ट्रू हो सकता है जब x इक्वल्स टू n पाई हो, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि इसको मैं इससे कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 4 साइन क्यूब x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से मुझे मिलेगा साइन x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू n पाई। और क्वेश्चन में क्लियरली मुझे बताया गया है कि x n पाई है नहीं, आप क्वेश्चन देख लेना गिरीश, उसमें क्लियरली कॉमा लगा के लिखा है x नॉट इक्वल्स टू n पाई। तो मैं ये बोल रहा हूँ n पाई पर ही सिर्फ 3 आ सकता है, और क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है n पाई आप ले नहीं सकते, तो जब n पाई में इनपुट में ले नहीं सकता तो 3 मुझे आउटपुट में कैसे मिलेगा।
तो आई थिंक ये अगर आपको बात समझ में आ रही है गिरीश, तो 3 यहाँ पे आंसर में नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि एक चीज और आपको पता चल रही होगी, जो लोग सीरियसली अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। आपको ये समझ में आ रहा होगा सर, क्वेश्चन तो हम सॉल्व करते हैं, आंसर भी आ जाता है, और कई बार ये आंसर की से मैच नहीं करता, कहीं तो कुछ रिजेक्ट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, ये क्या चल रहा है, मतलब ये सब सीन बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आता है। हमें लगता है हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। हाँ देखो, वही मैं आपको बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा मैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कई बार ये मेरे साथ भी हो जाता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो हमको ऐसा लगता है कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो सब सही है, क्योंकि जनरली ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम कुछ भी काम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं छोड़ो, आप किसी दूसरे फील्ड में कुछ और देखना, किसी दूसरे पर्सन के साथ देखना, उसके साथ ही वही प्रॉब्लम होगा। वो कुछ भी काम करेगा तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो उसमें कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती, मतलब हमारा, हम ऐसा पहले एजम्पशन ले लेते हैं कि हम बहुत ऐसा महान है या हम बहुत एक्सपर्ट हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं वो गलत हो ही नहीं सकता। जैसे कई बार अगर अभी क्रिकेट का चल रहा है तो आप कैसे क्रिकेट में भी देख सकते हो, कई बार क्रिकेटर को ऐसा लगता है कि हमने जो शॉट लगाया, इस बॉल पे शॉट लगाओ तो वो 6 ही जाना चाहिए, तो फिर उसको पता नहीं चलता एक्चुअली उसने क्या गलती की है, इसीलिए वो कोच रहता है बाहर, वो क्लियरली आपको ऑब्जर्व करता है कि आपने इस बॉल पे क्या गलती की थी, तो वो आपको बाद में समझा सकता है, उसको ये लगेगा मैंने सब कुछ सही किया है। तो कोई भी किसी पर्सन की आप बात करो तो उसको ऐसा ही लगता है, तो यही सेम प्रॉब्लम हमारे साथ होती है, कभी मैं भी सॉल्व करता हूँ तो मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम होती है, कभी कभी मैं भी मिस कर जाता हूँ उस चीज को, क्योंकि अपने ही सॉल्यूशन में अपनी गलती ढूंढना ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है। ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल टास्क है, पर मैं ये मानता हूँ ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है, इससे डिफिकल्ट और कोई टास्क नहीं है। आप खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करो और आप खुद ही उसमें अपना मिस्टेक फाइंड करो, ये बहुत ही कम चांस होते हैं कि ये आप कर सकते हो। तो वही सेम प्रॉब्लम होती है, और जनरली ये आईआईटी में बहुत प्रॉब्लम होती है। आईआईटी वाले क्वेश्चन ही ऐसा सेट करते हैं कि कुछ ना कुछ उसमें सिली मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। तो ये थोड़ा सा क्या है, अभी इसका आंसर क्या है या इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन बस वही है कि आप अपने दिमाग को थोड़ा ट्रेंड करो उस टाइप से, तो बस उसके लिए वो बेसिक कॉज वही है कि प्रैक्टिस बहुत सारी लगेगी, मतलब बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता है। बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लगने लगेगा कि हाँ, वो बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद ये होगा कि आपको लगने लगेगा हाँ ये मिस्टेक्स बहुत कॉमन होती है, ये अब मुझे ठीक करनी है, वो आपका दिमाग अडॉप्ट कर लेगा, पर नॉर्मल सिचुएशन में वो करेगा नहीं, उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। तो जब बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग को आदत हो जाएगी, नहीं अब तो मुझे क्वेश्चन चेक करना ही है, और कुछ समय बाद आपके साथ ऐसा हो जाएगा कि आप पर्टिकुलर स्टेप पे ही देखते हुए जाओगे, एक बैक ऑफ द माइंड आपका एक्टिवेट हो जाएगा। बैक ऑफ माइंड आपका, आप सॉल्व करते जा रहे हो और एक बैक ऑफ माइंड है आपका, वो आपका देखता जा रहा है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, ऐसा कुछ गड़बड़ तो नहीं, और किसी भी स्टेप पे आपको लगे हाँ मैंने कुछ यहाँ गड़बड़ किया, जैसे मैंने अभी एक दो क्वेश्चन आपको बताए थे कल कि हम क्या करते हैं, लॉग के क्वेश्चन को जबरदस्ती क्वाड्रेटिक बना देते हैं, और वो ऐसा आप कम से कम बहुत बार करोगे, मतलब कितने बार करोगे वो मैं बता भी नहीं सकता। बहुत सारे एक्सप्रेशंस को जो क्वाड्रेटिक नहीं भी है आप क्वाड्रेटिक कर दोगे, या कहीं कहीं आप कर दोगे, अब जरूरत है क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये जैसे मेरे पास लिखा है x इक्वल्स टू -1, इसको ध्यान से समझना, अगर इस एक्सप्रेशन पे मैंने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि सर हमने इसमें क्या मिस्टेक किया है, एक्चुअली स्क्वायरिंग बोथ साइड ही तो किया है हमने, तो ये तो लॉजिकल स्टेप है, हाँ ये मैथमेटिकली लॉजिकल है स्टेप, लेकिन इसमें मिस्टेक है, आपने किया x² इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। अब आप भूल गए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ था और आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, आगे इसको सॉल्व कर दिया, तो सॉल्व कर दिया तो x², आपको लगेगा कितना अच्छा कर रहा है, बेसिक बेसिक मैथ्स में पढ़ाया जाता है ये, तो हमें बेसिक मैथ तो हमें बहुत अच्छे से आता है। यहाँ से के दो फैक्टर है, दो फैक्टर है तो दो आंसर आएंगे, 1 और -1। आप देख सकते हो क्या हुआ गड़बड़, हम लेके चले थे, हमने पहले ही एज्यूम किया था कि x की वैल्यू -1 है, और अब हम बोल रहे हैं कि x की वैल्यू 1 है और -1 है।
ये तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके समझाया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। पर बहुत सारे क्वेश्चंस में जब हम स्क्वायरिंग करते हैं तो हमको पता नहीं चलता है वो इनडायरेक्टली क्या मिस्टेक हो रहा है। वो इनडायरेक्टली ये मिस्टेक हो रहा है जहाँ एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था जिस एक्सप्रेशन में, उस एक्सप्रेशन का अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अगर आप इस एग्जांपल से ये बात समझ सको तो ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, ये मैं आपको ऐसे लिस्ट डाउन नहीं करवा सकता हूँ। वो आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगे कि स्क्वायरिंग करने से क्या गलती होती है। स्क्वायरिंग करने से या लॉग के एक्सप्रेशन को हमने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लिया, तो आप खुद ही सोचो, हमने जबरदस्ती उसको क्वाड्रेटिक बना दिया है। अब क्वाड्रेटिक तो कहेगा अपनी थ्योरी के हिसाब से दो आंसर, पर लॉग कहेगा मेरा कहाँ डिग्री 2 है भाई, मैं क्यों दो आंसर एक्सेप्ट करूं उसमें। तो वो हमारा मिस्टेक है ना। अब यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग किया तो ये किसका मिस्टेक है, तो हमारा मिस्टेक है। लॉजिकली मैथमेटिकली स्टेप्स में कोई गलती नहीं है, पर फिर भी उसमें गलती है, वो इनडायरेक्टली उसमें मिस्टेक है। ऐसे ही जब हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं तो वहां भी मिस्टेक है। तो ऐसे बहुत सारी जगह वो मिस्टेक होगी और उसका कुछ कर नहीं सकते। उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको नहीं पता चला। अब देखो क्या होता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा अगर हम ध्यान से देखेंगे ना चीजों को, तो हमें ये चीजें क्लिक कर सकती हैं। कई बार ये हम अपनी मिस्टेक बचा सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूं, तो अगर आप ऑप्शन ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा ए और डी ऑप्शन सिमिलर है। ए और डी ऑप्शन सिमिलर है, मतलब आप कई बार ये भी देखा करो कि अगर आपने बी ऑप्शन पे टिक लगाया है तो एक बार नजर घुमा के देख लिया करो ए सी डी ऑप्शन इसके आसपास तो नहीं है। मतलब ए सी डी ऑप्शन बहुत दूर दूर तक गलत है वो, तो फिर आप कंफर्म होके बी पे टिक लगा दिया करो। जैसे यहाँ पे डी ऑप्शन में देखूं तो मुझे लग रहा है डी ऑप्शन सही है। अगर ए बी सी ऑप्शन जो है वो इसके आसपास के नहीं होते तो मैं बिना टेंशन के डी पे टिक लगा देता। कई बार जैसे पूछा जाता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो मान लो मेरे 5 सॉल्यूशन आए हैं। अब ऑप्शन में 4 एग्जिस्ट करता है, 3 एग्जिस्ट करता है, 2 एग्जिस्ट करता है, तो मुझे एकदम क्लिक करेगा कहीं एक आध इसमें रिजेक्ट तो नहीं हो रहे, कहीं 4 और 3 तो नहीं आंसर हो सकता। मान लो ऑप्शन ऐसे 15, 20, 100 और 5, तो आप बिना टेंशन के 5 पे टिक लगा दो, क्योंकि एक आध रिजेक्ट हो भी रहे होंगे तो ऑप्शन ही नहीं है ना वहां पे। या फिर नन ऑफ दीज नहीं होना चाहिए, अगर नन ऑफ दीज है तो उसमें सब कुछ आ गया, फिर तो फिर आपको सीरियसली देखना पड़ेगा ध्यान से कहीं कुछ रिजेक्ट तो नहीं हो रहा। तो कई बार ये भी आप ट्रिक यूज कर सकते हो। तो इस वाले क्वेश्चन में क्लियरली दिख रहा था ए और डी ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक में 3 हटाया और एक में 3 लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने गलती से 3 ले लिया हो और 3 सही में हट रहा हो, तो एक बार आप क्रॉस चेक करिए। बाकी नंबर आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी नंबर आप क्यों क्रॉस चेक करोगे, बाकी नंबर तो ऐसे कंफ्यूजन वाले हैं ही नहीं। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें आप समझ गए हो, मतलब ऐसा 100% तो नहीं समझोगे, वो धीरे धीरे और आप समझते रहोगे। तो जहां जरूरत पड़ती है वहां मैं ये सब चीजें बताते रहता हूँ, ताकि आप इसको ध्यान से यूज करो या अप्लाई करो अपने डिस्कशन में या क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो आपको फिर वो सेट हो जाएंगी चीजें दिमाग में। तो आई थिंक जो अभी मैंने बताया वो आप समझ गए होंगे। तो वो इनडायरेक्टली मिस्टेक्स है, वो आपको कभी ऐसे पता नहीं चलेगी सर लॉजिकली मेरे स्टेप्स में क्या गलती है, वो ऐसे मैं भी नहीं बता सकता लॉजिकली आपके स्टेप में क्या गलती है, पर फिर भी वो गलती है कुछ ना कुछ। तो ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको ये सब चीजें समझ में आती रहेंगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई कुछ समय के बाद आपकी मिस्टेक्स कम हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स आप जान गए हो कि ये मिस्टेक्स होती हैं, तो वो ऑटोमेटिक आपकी कम हो जानी चाहिए। तो वही पैरामीटर है हमारा चेक करने का। आज मिस्टेक हो रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ समय के बाद वो इतनी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये आप समझ गए हो। तो अभी क्या करते हैं, तो अभी आपने तो शायद इसके आगे सॉल्व किया नहीं है, किसी ने सॉल्व किया है क्या इसके आगे? थिंक मुझे लगता नहीं है किसी ने इसके आगे सॉल्व किया है। तो ठीक है, आप एक काम करो, देखो अगर आप ऐसे सॉल्व मतलब डिस्कशन नहीं होगा या सॉल्व नहीं करोगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 1 लॉग का तो देखो एक्सरसाइज 1 हमने पूरा सॉल्व कर लिया था, और 2 भी हमें एक्चुअली सॉल्व करना था, और वो हमने सॉल्व किया नहीं। तो देखो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो आप ही कुछ सजेस्ट करो कि आप इसको आगे सॉल्व करना चाह रहे हो, नहीं करना चाह रहे हो, या कब तक कर लोगे, तो फिर मैं उसके हिसाब से थोड़ा टाइम निकाल के फिर डिस्कस कर दूंगा अगर आपके डाउट रहेंगे तो। मतलब आपका क्या ओपिनियन है? मेरी साइड से तो मैं बोलता हूँ कम से कम एक्सरसाइज 2 तक सॉल्व करना चाहिए आपको। 3 अगर आप छोड़ना चाह रहे हो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, पर एटलीस्ट आपको एक्सरसाइज 2 तक तो सॉल्व करना चाहिए।
ऐसा मेरा ओपिनियन है। बाकी आप क्या सोच रहे हो, फिर मैं उसके हिसाब से एडजस्ट कर दूंगा। कहीं तो कुछ डाउट रहेंगे आपको थोड़ा बहुत तो कभी ले लूंगा मैं। ओके नेक्स्ट संडे, मतलब एक वीक और चाहिए आपको। क्योंकि देखो ये बात आप भी समझ रहे हो, अगर अभी हमें डिस्कशन करना होता तो मेरा काफी टाइम तो चला, क्योंकि आपने आगे सॉल्व भी नहीं किया है। मतलब हम लेवल 2 तो आज आराम से पूरा सॉल्व कर सकते, डिस्कशन कर सकते थे अगर आप डाउट पूछते तो। मेरे पास अभी टाइम था, तो एक हमारा मंडे को टाइम गया। तो अगर आप टाइम टू टाइम सॉल्व करके रखोगे तो जितना मैंने टाइम डिस्कशन के लिए प्लान में दिया है वो इनफ है। लेकिन अब वो उसके लिए डिपेंड करता है, वो इनफ तब है जब आप उससे पहले सॉल्व कर लो, फटाफट अपने डाउट पूछो और डिस्कस करो। अभी हमारे 5-6 क्वेश्चन और डिस्कस हो सकते थे आज की क्लास में, 5-6 क्वेश्चन उस दिन हमारे डिस्कशन हो सकते थे, तो एक्चुअली हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो जाता। तो मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था एक्सरसाइज 2 तक आप लोग ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करोगे। 3 के लिए ठीक है, अगर आप छोड़ना चाह रहे हो तो छोड़ सकते हो, 3 मेरी साइड से ऑप्शनल है। और बाकी सब्जेक्ट बाकी चैप्टर्स में नहीं, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैं बोल रहा हूँ थर्ड थर्ड वाली एक्सरसाइज ऑप्शनल हो सकती है। नो, क्योंकि बाकी दिन रेगुलर होता है ना, संडे को एक्स्ट्रा लेक्चर लो, कल एग्जाम है। नहीं बाकी दिन तो वैसे भी हम डिस्कशन नहीं ले सकते, तो ठीक है। पर कितने लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं वो मुझे बता दो पहले एक बार, उसके हिसाब से मैं संडे को लूंगा फिर डिस्कशन क्लास। कितने लोग एक्सरसाइज 2 तक सॉल्व करने वाले हैं? जल्दी से अपना अपना आंसर भेजो। यस सर। ओके, मुझे पता चलना चाहिए कितने लोग एक्सरसाइज 2 तक करना चाह रहे हैं सॉल्व। ओके, वैसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है एक्सरसाइज 2 में, आप कर सकते हो। आई थिंक 18-19 क्वेश्चन ही है। ओके 19 क्वेश्चन ही है, तो आपको 2-2 ढाई घंटे लगेंगे, आप अटेम्प्ट कर सकते हो वैसे मेरे हिसाब से कभी टाइम निकाल के। थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा आपको, मैं उसके लिए क्वाड्रेटिक का होमवर्क कम नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान से समझो, अगर आप ऐसा पेंडिंग करोगे ना तो उसमें प्रॉब्लम क्या रहेगी, प्रॉब्लम ये रहेगी कि अभी आपको देखो क्वाड्रेटिक का भी होमवर्क रहेगा। डेली डेली का जो टॉपिक हम क्वाड्रेटिक का पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिस आपको डेली करना पड़ेगा। अब आपको ये एक्स्ट्रा में टाइम निकालना पड़ेगा ये सॉल्व करने के लिए। इसीलिए मैं आपको बहुत पहले से बोल रहा था कि आज हमारे पास ज्यादा होमवर्क नहीं है, आज आप सॉल्व कर लो लेवल 1। तो इसीलिए आप टाइम टू टाइम चीजों को करते रहोगे तो आपको ऐसा एक्स्ट्रा टाइम कभी नहीं निकालना पड़ेगा। और फिर अब अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम निकलता भी है तो आप उसमें रेफरेंस बुक इंग्लिश वगैरह से कहीं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सब चीजें थोड़ा आप मैनेज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आई थिंक आगे से आप ये सब करोगे, अभी तो इनिशियल है, धीरे धीरे आप ट्रेंड हो जाओगे सब, तो एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा थोड़ा निकालने लग जाओगे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्लास को एंड कर देते हैं। सर कल की टेस्ट एडोफॉक्स पर होगी या इम्पार्टस पर, ये मैं नहीं बता सकता आपको, इसका मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई थिंक जहां तक मुझे लगता है इम्पार्टस सिर्फ लाइव लेक्चर लेने के लिए है, इम्पार्टस पे पेपर नहीं होता है। ये लाइव प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लाइव क्लास ले सकते हैं। तो जहां तक मैं श्योर हूँ 99% आपका एडोफॉक्स पर ही होगा, इम्पार्टस पे आई थिंक पेपर नहीं हो सकता है आपका, ये सिर्फ लाइव लेक्चर लेने के लिए है। ओके ठीक है, फिर हम क्लास एंड कर देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, अगर आप पेपर सॉल्व कर लेते हो कल तो मंडे को डाउट होंगे तो मुझे बता देना, पर अगर आपने पेपर एनालिसिस कर लिया है तो संडे को मंडे को मुझे डाउट्स बताना। ओके ठीक है।